गुड इवनिंग सभी लोगों को। जैसा कि हमने बताया था कि जियोग्राफी ऑप्शनल में आईएएस पीसीएस का जो मेंस होने वाला है उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी में कल हम लोगों ने प्राट और एरी के विचारों को देखा था। फिर हमने आपको बताया था कि प्राट और एरी के बाद हैफर्ड और बोवी, फिर हमने बताया था आपको जोली का विचार और हिस्कैनन का विचार। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार कल के क्लास को प्राट और एरी का जो हम लोगों ने विचार देखा था उसको हम आपको एक बार दोबारा 5 मिनट में रिवीजन कराना चाहेंगे ताकि आप उस टॉपिक से जुड़ जाएं। देखिए प्राट और एरी, तो कल हमने बताया था आपको कि प्राट ने जो सिद्धांत दिया था इनकी क्या मान्यता थी। इन्होंने कहा कि जो भी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर, जो भी स्थलाकृतियां हैं उनके घनत्व में समानताएं न होकर बल्कि क्या होती हैं, असमानताएं होती हैं। यानी इन्होंने असमान घनत्व की बात की, असमान घनत्व की बात किया। जबकि अगर एरी की बात करेंगे तो एरी समान घनत्व की बात करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि स्थलाकृतियों के घनत्व में अंतर नहीं होता है, समान घनत्व की बात किया था इन्होंने। फिर गहराई के आधार पर इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, प्राट ने कहा कि सभी स्थलाकृतियां समान गहराई पर होती है जहां उनके जो घनत्व हैं उनके द्वारा भार बराबर लगता है। जिस प्रकार स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। जबकि एरी ने कहा कि समान घनत्व होता है, घनत्व में अंतर नहीं होता है और स्थलाकृतियां समान गहराई नहीं बल्कि असमान गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। तो प्राट और एरी, लेकिन आगे चल के हम लोगों ने देखा था कि एरी का जो विचार है, अगर हमने बताया था एग्जाम्पल के रूप में आपको कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अगर स्थलाकृति की ऊंचाई अधिक है, यानी इन्होंने बताया कि ऊंचा स्तंभ अधिक गहराई और छोटा स्तंभ कम गहराई में जाकर संतुलित होगा। तो ऊंचा स्तंभ अधिक गहराई यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई अगर औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तो उसको संतुलन की दशा को प्राप्त करने के लिए 54 किलोमीटर यानी उसके 9 गुना भाग जो है 54 किलोमीटर गहराई में स्थलाकृति, तब जाके वो क्या होगा, संतुलन की दशा को प्राप्त होगी। लेकिन फिर हमने क्या कहा आपको कि तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण जो है हिमालय पर्वत गलित अवस्था में होगा। और फिर उसके बाद हमने कहा कि बल्कि समान घनत्व नहीं बल्कि असमान घनत्व होता है। यानी भूकंप शास्त्र पर आधारित हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो यानी प्राट और एरी के जो विचार हैं तुलनात्मक वर्णन आप यहां से कर सकते हैं। कल हम लोगों ने ये सब बातें किया था। अब देखिए आज का जो चर्चा है प्राट और एरी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राट और एरी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो भी गया। अब प्राट और एरी के बाद हैफर्ड और बोवी की बात करते हैं। हैफर्ड और बोवी, हैफर्ड और बोवी ने प्राट और एरी दोनों के विचारों को देखा, समझा और इन लोगों ने प्राट की विचार को महत्व दिया।
किसके विचार को महत्व दिया? प्राट के। इन्होंने बस अंतर क्या किया, जैसा कि प्राट ने कहा कि जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय बेसिन को ले लेते हैं। यानी पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन ये किस प्रकार स्थलाकृतियों को प्राप्त होते हैं? यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागर। तो हैफर्ड बोवी ने बताया कि जो प्राट ने सिद्धांत दिया था कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय बेसिन जो स्थलाकृतियां हैं, इनके घनत्व में अंतर होता है, लेकिन समान गहराई पर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। और प्राट ने सिद्धांत दिया था कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व, जिसके आधार पर यह एक समान गहराई में क्षतिपूर्ति रेखा पर, जो इन्होंने बताया था, संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हैफर्ड बोवी ने क्या बताया कि जो क्षतिपूर्ति रेखा है, इन्होंने बताया कि जो क्षतिपूर्ति रेखा है, हैफर्ड और बोवी ने, इन्होंने अंतर क्या है हैफर्ड बोवी के सिद्धांत में? इन्होंने बताया कि जो क्षतिपूर्ति रेखा है, लाइन ऑफ कंपनसेशन, लाइन ऑफ कंपनसेशन इन्होंने बताया कि जो क्षतिपूर्ति रेखा है 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद के घनत्व में अंतर नहीं होता है, जबकि पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय बेसिन, क्षतिपूर्ति रेखा के ऊपर जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, इनमें क्या होता है? घनत्व में अंतर होता है। यानी समदाब तल पे जहां भार समान होता है, वहां के घनत्व में अंतर नहीं होता है, जबकि स्थलाकृतियों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो इन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा को 100 किलोमीटर की गहराई तक विश्लेषण किया और बताया कि क्षतिपूर्ति रेखा के बाद घनत्व में कोई अंतर नहीं होता है, यानी यहां पर घनत्व में समानता पाई जाती है, यहां पर घनत्व में समानता पाई जाती है। जिस प्रकार स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं, जबकि इस क्षेत्र में घनत्व में अंतर होता है, इस क्षेत्र में घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी इन्होंने असमान घनत्व की भी बात किया, यानी प्राट के विचारों को महत्व दिया, लेकिन क्षतिपूर्ति रेखा, समदाब तल की जो बात प्राट ने किया था, इन्होंने उसको ये कहा कि जो क्षतिपूर्ति रेखा है 100 किलोमीटर के बाद, यानी एक गहराई उन्होंने लिया कि 100 किलोमीटर के बाद जो क्षतिपूर्ति रेखा के अंतर्गत जो भी स्थलाकृतियां हैं, उनके घनत्व में समानताएं पाई जाती हैं और जिससे समान भार लगता है एक गहराई में और स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। ये किसने बताया? हैफर्ड और बोवी ने बताया।
यानी इन्होंने प्राट और एरी में किसके सिद्धांत को महत्व दिया? प्राट के ही सिद्धांत को महत्व दिया, लेकिन बस अंतर क्या किया इन्होंने, वो क्षतिपूर्ति रेखा जो है, लाइन ऑफ कंपनसेशन जो है, उन्होंने उसको गहराई के आधार पर 100 किलोमीटर बोला कि 100 किलोमीटर के बाद जो स्थलाकृतियां हैं वहां के घनत्व में कोई अंतर नहीं होता है और इनके द्वारा भार समान लगता है, जिससे स्थलाकृतियां संतरों की दशा को प्राप्त करती हैं। लेकिन हैफर्ड और बोवी के बाद जोली आते हैं। जोली ने क्या कहा? हैफर्ड और बोवी के बाद जोली ने बताया कि आंतरिक परत में आप जानते हैं कि बाह्य सतह से जब सेंटर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर अधिक हो रहा है, और टेम्परेचर अधिक होगा जो 100 किलोमीटर के बाद, यानी कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर तापमान अधिक है तो क्षतिपूर्ति रेखा का होना संभव नहीं है। इसलिए जोली ने यह बताया कि लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं, बल्कि जोली ने जोन ऑफ कंपनसेशन की बात किया। किसकी बात किया? जोन ऑफ कंपनसेशन की बात किया। जोली ने किसकी बात किया? जोन ऑफ कंपनसेशन। जोली ने जोन ऑफ कंपनसेशन, जोन ऑफ कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति मंडल की बात किया। क्षतिपूर्ति मंडल, क्षतिपूर्ति मंडल की बात किया, और इन्होंने कहा कि जो क्षतिपूर्ति मंडल है उसकी मोटाई 64 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 64 किलोमीटर उसकी मोटाई है क्षतिपूर्ति मंडल की, और वहां पर घनत्व में समानता होती है। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जोली ने एरी के सिद्धांत को मान्यता दिया। एरी के सिद्धांत को क्या मान्यता दिया, किस प्रकार दिया? जैसे देखिए, इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे। आइए, जोली के विचार को समझेंगे। देखिए, हैफर्ड और बोवी के बाद जोली ने कहा कि लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं, पहले इन्होंने क्या कहा, इनकी बात को समझिए। इन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन की बात किया। जोन ऑफ कंपनसेशन, जोन ऑफ कंपनसेशन की बात किया, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति मंडल। क्षतिपूर्ति मंडल। और इन्होंने बताया कि गहराई में जो क्षतिपूर्ति मंडल है इसकी मोटाई कितनी है? 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर, यानी लाइन ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति रेखा की न बात करके इन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन की बात किया, क्षतिपूर्ति मंडल की बात किया। और इन्होंने कहा कि जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, ये स्थलाकृतियां असमान गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। असमान गहराई में यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय बेसिन, झील, यानी ये सभी असमान गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। और 64 किलोमीटर मोटी क्षतिपूर्ति मंडल की बात किया। 64 किलोमीटर मोटी क्षतिपूर्ति मंडल, यानी जोन ऑफ कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति मंडल। क्योंकि इनके अनुसार, जोली के अनुसार, इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में टेम्परेचर अधिक है तो क्षतिपूर्ति रेखा, लाइन ऑफ कंपनसेशन की जगह बल्कि क्षतिपूर्ति मंडल का विकास होता है।
यानी 64 किलोमीटर मोटी परत होती है, और स्थलाकृतियां पर्वत पठार, मैदान, झील और महासागरी बेसिन ये असमान गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। यानी कहीं न कहीं इन्होंने, यानी जोली ने एरी किस सिद्धांत का पालन किया, किसके? एरी के विचार से मिलते जुलते विचार जोली के आप देख रहे हैं, क्योंकि एरी ने भी असमान गहराई की बात किया था। हाँ, बस अंतर क्या है कि ये लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं बल्कि जोन ऑफ कंपनसेशन की बात करते हैं। कौन बात करता है? जोली। और जोली भी ये कह रहे हैं कि ये जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये स्थलाकृतियां असमान गहराई में जाकर अपनी संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं, लेकिन जहां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं वहां पर लाइन ऑफ कंपनसेशन यानी छतपूर्ति रेखा नहीं बल्कि एक छतपूर्ति मंडल का विकास होता है जो 64 किलोमीटर मोटी परत है। क्यों? कि प्राट के विचारों को जिन्होंने हैफर्ड और बोवी ने साझा किया कि 100 किलोमीटर की गहराई में छतपूर्ति रेखा है, तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर अधिक है, तो इसलिए लाइन ऑफ कंपनसेशन के स्थान पर जोन ऑफ कंपनसेशन होना चाहिए, लाइन ऑफ कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। तो जोली का ये विचार था। तो हैफर्ड, बोवी और जोली, इनके विचारों के बाद सबसे आधुनिक और नवीन जो संकल्पना है वह हिस्कैनन के द्वारा दिया गया था। हिस्कैनन के द्वारा, यानी नवीन संकल्पना के रूप में हिस्कैनन ने अपना विचार दिया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में प्राट के भी सिद्धांतों को महत्व दिया और एरी के भी सिद्धांत को महत्व दिया। लेकिन जो एरी के तैराव नियम का उन्होंने जो पालन किया था, इन्होंने तैराव के नियम का पालन नहीं किया था, जबकि हिस्कैनन के पहले होम्स और कोवर को आप जानते होंगे। होम्स और कोवर ने, हालांकि इन्होंने कोई अपना अस्थायी सिद्धांत नहीं दिया होम्स और कोवर ने, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं एरी के ही सिद्धांत का पालन किया, और इन्होंने बताया कि सियाल से निर्मित जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट पे क्या कर रहा है? तैर रहा है, यानी तैराव के नियम का भी पालन करते हैं। और होम्स और कोवर कहते हैं कि जो पर्वत रचना, माउंटेन बिल्डिंग, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक प्रोसेस, ये जो भी घटनाएं हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया, ये जो भी घटनाएं हैं, माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनिक प्रोसेस, ये तब तक होती रहती हैं जब तक स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त नहीं हो जाती। और होम्स और कोवर ने सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट, सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट पे तैर रहा है, ये इन्होंने बताया। महासागरीय क्रस्ट पे तैर रहा है, यानी एरी के ही सिद्धांत को इन्होंने अपने सिद्धांत में देने का प्रयास किया, होम्स और कोवर। यानी सबसे नवीन सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? सबसे नवीन सिद्धांत हिस्कैनन, जैसा कि हमने अभी बताया कि हिस्कैनन ने अपने सिद्धांत में प्राट और एरी दोनों के सिद्धांतों को महत्व देने का प्रयास किया। जैसे कि प्राट का जो सिद्धांत है, अभी हमने बताया कि प्राट ने किस सिद्धांत के आधार पर स्थलाकृतियों की संतुलन की दशा को प्राप्त करने का प्रयास किया कि किस प्रकार स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। तो उन्होंने असमान घनत्व की बात किया था,
उसी प्रकार हिस्कैनन ने प्राट के विचारों को महत्व दिया, और प्राट के विचारों के आधार पर देखिए क्या बता रहे हैं हिस्कैनन। तो हिस्कैनन ने अपने विचार में दोनों के विचारों को महत्व दिया, लेकिन तैराव के नियम का इन्होंने पालन नहीं किया। प्राट का जो सिद्धांत था, इन्होंने जिस सिद्धांत के आधार पर संतुलन का वर्णन किया था, असमान घनत्व की इन्होंने बात किया था। अगर एक एक पॉइंट आपके माइंड में है चीजों को, तो आपको मेंस में लिखने में समस्या नहीं होगी, और यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं आईएएस मेंस में, पीसीएस मेंस में। तो हिस्कैनन ने भी असमान घनत्व की बात किया, असमान घनत्व की बात किया। दूसरा, एरी का जो विचार था, तो हिस्कैनन ने एरी के विचार का किस प्रकार पालन किया। जैसे कि एरी का जो विचार था, एरी का विचार था असमान गहराई, असमान गहराई। इन्होंने असमान गहराई की भी बात किया कि जो स्थलाकृतियां हैं वह असमान गहराई में जाकर अपने संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। ये एरी का भी विचार था। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, लेकिन तैराव के नियम का पालन नहीं करती हैं, लेकिन तैराव के नियम का पालन नहीं करते हैं। तैराव के नियम का पालन नहीं करती हैं, यानी इन्होंने तैराव के नियम को अपने सिद्धांत में माइनस किया, नहीं लिया, और एरी के असमान गहराई की बात किया, प्राट के असमान घनत्व को महत्व दिया, जिसके आधार पर इन्होंने एक नवीन सिद्धांत दिया हिस्कैनन ने, और एक नवीन संकल्पना के आधार पर अपने इनके सिद्धांत को मान्यता दी गई। और इनका जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं वर्तमान में भी इनका सिद्धांत तार्किक और वैज्ञानिक है। तार्किक और वैज्ञानिक भी है, और इनके सिद्धांत को मान्यता भी दी जाती है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्राट और एरी की विचारों को भी महत्व दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राट और एरी ने पहले विचार दिया था, और प्राट और एरी की विचारों को ही देखते हुए हिस्कैनन ने अपने विचार, अपने सिद्धांत को दिया। और हम लोग देखेंगे कि हिस्कैनन ने किस प्रकार स्थलाकृतियों के संतुलन से संबंधित अपने सिद्धांत को देने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं हिस्कैनन ने किस प्रकार अपने सिद्धांत को देने का प्रयास किया, और किस प्रकार इन्होंने बताया कि स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त होती हैं। अब देखिए, पहले तो असमान गहराई की अगर हम लोग बात करें, असमान गहराई की बात करें, डायग्राम असमान गहराई की बात करेंगे तो जिस प्रकार हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान, असमान गहराई आपको दिखाना है, यानी सभी स्थलाकृतियां समान गहराई पर नहीं बल्कि असमान गहराई पर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। पर्वत, पठार, मैदान, झील और महासागरी बेसिन को ले लेते हैं। महासागरी बेसिन, महासागरी बेसिन यानी जो भी स्थलाकृतियां हैं, यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरी बेसिन,
महासागरीय बेसिन। तो यहां पर असमान गहराई यानी कहीं न कहीं एरी के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो हिस्कैनन ने एरी के विचार को भी महत्व दिया। अब देखिए, प्राट के सिद्धांत के आधार पर प्राट ने कहा कि घनत्व में असमानताएं होती हैं, यानी असमान घनत्व की बात उन्होंने किया था। हिस्कैनन ने भी असमान घनत्व की बात किया, लेकिन हिस्कैनन ने एक ऐसे क्षैतिज तल की भी बात किया, क्षैतिज तल की बात किया जहां पर जो क्षैतिज तल है वहां पर घनत्व में समानताएं होती हैं। क्षैतिज तल पर घनत्व में समानता की बात किया, घनत्व में समानता यानी आंतरिक क्षेत्र में एक ऐसा क्षैतिज तल है जहां पे घनत्व में क्या है, समानता, यानी घनत्व समान पाए जाते हैं, समानता पाई जाती है घनत्व में। लेकिन पृथ्वी की बाह्य सतह से गहराई में जाने पर, पृथ्वी की बाह्य सतह से गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। यानी इन्होंने भूकंप शास्त्र के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया है कि पृथ्वी के बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, तो उस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी के बाह्य सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। यानी घनत्व में असमानताएं, यानी प्राट के सिद्धांतों को भी इन्होंने महत्व दिया। यानी पर्वत जो अस्त्राकृति ऊंची है उसका घनत्व अधिक होगा कि कम होगा, अधिक घनत्व है तो भार भी इसका अधिक होगा। इसके बाद पठार, अगर घनत्व कम होगा तो भार कम होगा। तो यानी कहीं ना कहीं इन्होंने असमान घनत्व की बात किया और इन्होंने कहा कि जो अस्त्राकृतियां होती हैं उनके घनत्व में असमानताएं भी होती हैं। लेकिन क्षतिपूर्ति रेखा जो क्षैतिज तल है, यानी क्षैतिज तल पे यहाँ पे घनत्व में समानता होती है, लेकिन पृथ्वी की बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है, डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जिस अस्त्राकृति की ऊंचाई अधिक है उसका घनत्व अधिक है तो वह अधिक गहराई में प्रवेश करेगा। यानी यदि स्तंभ क्या है, ऊंचा है, और अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व है, तो वह अधिक गहराई में, अधिक गहराई में जाकर अपने संतुलन दशा को प्राप्त करेगा। और जो स्तंभ आप छोटा देख रहे हैं वह, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। जो स्तंभ छोटा है उसका घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होगा ये कम गहराई में, कम गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा। यानी ऊंचा स्तंभ अधिक घनत्व, छोटा स्तंभ कम घनत्व। लेकिन इन्होंने असमान गहराई की भी बात किया कि जो स्तंभ अधिक ऊंचा है अगर उसका घनत्व अधिक है तो वह अधिक गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा। पठार का घनत्व पर्वत से कम है तो ये पर्वत की अपेक्षा कम गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार मैदान, झील और महासागरीय बेसिन। यानी हिस्कैनन ने अपने विचार जो दिए उसके आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार, पहले तो इन्होंने प्राट के सिद्धांत को भी महत्व दिया और एरी के सिद्धांत को भी अपने सिद्धांत में महत्व दिया। और जैसा कि प्राट ने, हमने बताया भी आपको कि प्राट ने कहा
कि ऊंचा स्तंभ अधिक घनत्व, कम घनत्व की बात किया, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व की बात उन्होंने किया था। लेकिन इन्होंने कहा कि पृथ्वी के बाद सतह से सेंटर की जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। और क्योंकि प्राट ने समदाब तल की बात किया था, जबकि एरी ने असमान गहराई की बात किया था, तो प्राट के समदाब तल यानी समान गहराई की बात हिस्कैनन ने नहीं किया। हिस्कैनन ने असमान गहराई की बात किया। जैसे कि प्राट कहते हैं कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व, लेकिन वहीं हिस्कैनन क्या कर रहे हैं, हिस्कैनन असमान घनत्व की तो बात कर रहे हैं, लेकिन प्राट के समदाब तल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कर रहे हैं कि स्थलाकृतियां समान गहराई में जाकर अपने संतुलन की दशा को नहीं प्राप्त करती हैं, बल्कि असमान गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील जो स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, इन स्थलाकृतियों की ऊंचाई अधिक होती है, और जिन स्थलाकृतियों की ऊंचाई अधिक है उनका घनत्व तो अधिक है, और घनत्व अगर अधिक है तो वो अधिक गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करती है। पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागरीय बेसिन, और जो स्तंभ छोटा है उसका घनत्व कम है तो वह कम गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करता है। और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने और पर्वत, पठार, मैदान, झील यानी स्थलाकृतियों के संतुलन की दशा को बताया कि किस प्रकार संतुलन की दशा को प्राप्त करेंगे हिस्कैनन ने अपने सिद्धांत में। तो आप देख रहे हैं कि प्राट के भी सिद्धांत को इन्होंने महत्व दिया कहीं ना कहीं, और एरी के सिद्धांत को भी महत्व दिया, हाँ, लेकिन तैराव के नियम का पालन नहीं करता है। ये अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार एरी ने अपने सिद्धांत में सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट को सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट पर तैराव के नियम का पालन किया था, हिस्कैनन ने तैराव के नियम का पालन नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये बताया जो हमने अभी बताया आपको कि जो स्थलाकृतियां हैं ये असमान गहराई में जाकर अपने संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। जो स्तंभ ऊंचा है, अधिक घनत्व है, तो वो अधिक गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा। जो स्तंभ छोटा है वह कम गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये संतुलन की दशा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि प्राट की जो विचार है, प्राट के विचार और एरी के विचार, प्राट और एरी। तो प्राट के विचार कहीं ना कहीं आप देखिए तो प्राट के विचार आपको सैद्धांतिक ज्यादा नजर आएंगे। प्राट के जो विचार हैं सैद्धांतिक नजर आते हैं, जबकि एरी के जो विचार हैं, एरी के विचार अधिक मौलिक नजर आते हैं, अधिक मौलिक नजर आते हैं। जबकि वही हिस्कैनन के जो विचार हैं, हिस्कैनन के विचार तार्किक और वैज्ञानिक लगते हैं आपको, तार्किक और वैज्ञानिक भी लगते हैं। और हिस्कैनन के विचार को ही नवीनतम सिद्धांत के रूप में मान्यता भी दी जाती है। यानी हिस्कैनन ने ऐसा नहीं कि प्राट के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया, एरी के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया, दोनों के सिद्धांत को महत्व दिया, लेकिन पूरी तरह से न तो एरी के विचारों को मान्यता दिया और न ही प्राट के विचारों को मान्यता दिया। कुछ सिद्धांतों को लिया गया और उसके बाद इन्होंने खुद अपना एक सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन का सिद्धांत, कि किस प्रकार स्थलाकृतियां संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं। तो आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने, आइए एक बार फिर से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको मैथ्स में भी दिक्कत न हो। अब आप ये समझ गए हैं कि प्राट और एरी के विचार क्या हैं और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। हिस्कैनन को भी आप समझ रहे हैं। 3 सेक्टर अगर आप देख सकते हैं, जैसे प्राट, एरी और हिस्कैनन, अगर तीनों को एक साथ अगर आप देखना चाहें, तीनों को अगर आप एक साथ देखना चाहें, एक साथ भी आप देख सकते हैं। देखिए
और कल जैसे कि हमने बताया भी था आपको, इसी प्रकार पहले तो असमान घनत्व किसने कहा, प्राट ने। असमान घनत्व के आधार पर इन्होंने बताया कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिक घनत्व, यानी स्थलाकृतियों की ऊंचाई और घनत्व में व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया था। और गहराई, समान गहराई की बात किया था कि एक समदाब तल होता है जहां पर सबके द्वारा भार समान लगता है और स्थलाकृतियां अपने संतुलन की दशा को प्राप्त करती है, यानी इन्होंने समान गहराई की बात किया। दूसरा पॉइंट, समान गहराई, समान गहराई, ठीक है। अब देखिए, अब यही एरी की अगर बात आती है, एरी ने क्या कहा, समान घनत्व की इन्होंने बात किया, समान घनत्व की बात किया, जबकि इनके सिद्धांत की कमियां भी देखी गई कि वास्तव में घनत्व में समानताएं नहीं होती हैं। पृथ्वी के बाद सतह से सेंटर की जाने पर घनत्व वृद्धि भी होती है, तो इनकी आलोचना भी की गई कि ऐसा नहीं है कि घनत्व समान होता है। प्लस ये असमान गहराई की बात करते हैं कि असमान गहराई में जाकर स्थलाकृतियां अपने संतुलन की दशा को प्राप्त करती हैं, ठीक है। लेकिन असमान गहराई के आधार पर भी इनका आलोचना किया गया था। अब हिस्कैनन ने दोनों के सिद्धांतों को महत्व दिया और आपने देखा कि हिस्कैनन ने कहीं ना कहीं प्राट का विचार यानी असमान घनत्व की भी बात किया और एरी की असमान गहराई की भी बात किया, लेकिन एरी का जो विचार था तैराव का नियम, उसके सिद्धांत को उन्होंने नहीं माना कि तैराव के नियम का पालन नहीं करती है, बल्कि इन्होंने ये बताया कि असमान घनत्व तो होता है, लेकिन क्षतिपूर्ति जो तल है वहां पर क्षतिपूर्ति तल पे घनत्व में समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन स्थलाकृतियों से गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। यानी जो स्तंभ जितना ऊंचा है उसका घनत्व अधिक है तो वह अधिक गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा, और जिन स्थलाकृतियों की ऊंचाई कम है उनका घनत्व कम होगा और वो कम गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेंगे। यानी जिस प्रकार स्थलाकृतियों का जैसा घनत्व होगा वह उतनी गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं हिस्कैनन ने घनत्व में असमानता की भी बात किया, यानी भूकंप शास्त्र पर आधारित प्रमाणों को भी इन्होंने मान्यता दिया कि, और चूंकि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन भी किया जा चुका था तो इन्होंने घनत्व में असमानता को भी सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे कि हमने बताया भी था आपको, क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर में बाद सतह जब सेंटर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी में वृद्धि होती है, यानी घनत्व में असमानताएं पाई जाती है। तो इन्होंने उसको भी महत्व देने का प्रयास किया और बताया भी कि जिसका घनत्व अधिक है वह अधिक गहराई में जाकर संतुलन की दशा को प्राप्त करेगा, जिसका कम है वो कम गहराई में जाकर, यानी असमान गहराई के एरी के सिद्धांत को भी महत्व दिया और कहीं ना कहीं प्राट के भी सिद्धांत को महत्व दिया, और एक क्षतपूर्ति तल के भी हिस्कैनन ने बात किया और इन्होंने कहा कि क्षतपूर्ति तल पर घनत्व में समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन बाह्य सतह से गहराई में जाने पर घनत्व में वृद्धि भी होती है। तो ये हिस्कैनन के विचार हैं और हिस्कैनन के विचार कहीं ना कहीं तार्किक और वैज्ञानिक भी हैं, जबकि प्राट के विचार सैद्धांतिक और एरी के विचार मौलिक नजर आते हैं। तो प्राट, एरी और हिस्कैनन तो आपसे मेंस में प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आप देखें, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन का सिद्धांत, भू संतुलन का सिद्धांत, यहां से अक्सर मेंस में प्रश्न बनते हैं आईएएस पीसीएस में। तो जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे उसके आप आंसर राइटिंग करेंगे, उसके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन
एक बार जब अभी टॉपिक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से फिर से एक बार आपको भू संतुलन का सिद्धांत जो प्राट और एरी या जिसने दिया, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, वह आपको फिर से एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी दोबारा रिपीट भी हो जाएगी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि कैसे आपको आंसर फॉर्मेट बनाना, कैसे सिनॉप्सिस बनाकर लिख सकते हैं, कैसे 7 मिनट के अंदर आप 200 शब्द में कैसे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हुआ, भू संतुलन का सिद्धांत। तो भू संतुलन के सिद्धांत में एक बार ब्रीफ देना चाहेंगे आपको कि इसमें हम लोगों ने प्राट, एरी, हाइफर्ड, बोवी, जोली और हिस्कैनन के विचार को साझा किया और सबसे तार्किक और वैज्ञानिक जो विचार देखा गया, हम लोगों ने देखा हिस्कैनन का। और हिस्कैनन ने जो सिद्धांत दिया है उसी को नवीन सिद्धांत के रूप में मान्यता भी दी जाती है, यानी भू संतुलन के सिद्धांत के रूप में हिस्कैनन का विचार अधिक तार्किक है। अब तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस में प्रश्न की, और फिर कुछ एक चुनिंदा टॉपिक कोई और जो मेंस में आपसे प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग लेंगे, ताकि आपको क्लास से मेंस में जो प्रश्न आने वाले हैं उसको आपको हैंडल करने में दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी।